खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में कोकरनाग के जंगलों में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में देश के 3 रणबांकुरों को खो दिया। इस एनकाउंटर में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। वो आतंकियों के साथ एनकाउंटर में शहीद हुए। कोकरनाग के गडोल जंगलों में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात यानी कि इंटरवीनिंग नाइट से शुरू हुई ये मुठभेड़ जारी है और सुरक्षा बलों ने कोकरनाग में एनकाउंटर की जगह को पूरी तरीके से घेरा हुआ है। लश्कर-ए-तैयबा के दोनों हमलावर आतंकी चारों ओर से घिरे हुए। इनमें लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी उजैर खान भी शामिल है। आतंकियों की हरकतों का पता करने के लिए सुरक्षा बल हेरोन नाम के ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आतंकियों के खिलाफ न्यू जनरेशन वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा बलों को यहां आतंकियों के छुपे होने की खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद आतंकियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ। आतंकियों के पास काफी गोला बारूद है। यह इस बात से साफ होता है कि 2 दिन पूरे होने के बाद भी यह एनकाउंटर अभी भी जारी है। दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग का यह इलाका घने जंगलों का इलाका है, डेंस फॉरेस्ट। आतंकवादियों ने घने जंगल और अंधेरे का फायदा उठाते हुए सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें सेना के ये 2 अफसर और पुलिस के एक डीएसपी घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन आतंकवादियों की भारी फायरिंग की वजह से उन तक पहुंचने में काफी देर हो गई। तीनों ही अधिकारियों को बचाया नहीं जा सका। सोशल मीडिया पर एक बयान में आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ के फैल्कन स्क्वाड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इस आतंकी संगठन ने दावा किया है कि उन्होंने पूंछ के आतंकी मोहम्मद रियाज की हाल में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में हुई हत्या का बदला लिया। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ लश्कर-ए-तोयबा से ही निकला हुआ आतंकी संगठन। आपको बता दें कि कश्मीर में 24 घंटे के अंदर यह दूसरा एनकाउंटर था। इससे पहले राजौरी में हुए एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर हुए थे और सेना का एक जवान शहीद हो गया था। राजौरी में आतंकवादियों के काफी मात्रा में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुए। इनमें AK सीरीज की 2 राइफल, उनकी मैगजीन्स और पाकिस्तान की मार्किंग वाली कई दवाएं भी शामिल। सुरक्षा बलों के मुताबिक इन आतंकियों को राजौरी और पूंछ जिले में आतंकवादी वारदात को अंजाम देने के लिए भेजा गया। सेना की उत्तरी कमान यानी कि नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में सक्रिय कई विदेशी आतंकवादी अब नेपाल और पंजाब के जरिए भी भारत घुसे। पुंछ राजौरी ऐसा एरिया है जहां पे हमने फॉरेन टेररिस्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही खत्म करने की कोशिश की, परंतु इस एरिया में ऐसा भी है कि कुछ पंजाब या कुछ नेपाल और बाकी जगह से भी बाई रोड लोग आते हैं जो यहां पर कुछ ऐसी हरकत करना चाहते हैं। हमने इस एनकाउंटर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद से बात की और जानने की कोशिश की कि ऐसे ऑपरेशंस में क्या हो सकता है। देखिए, 2-3 चीजें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज जो मैं अपने तजर्बे से बता सकता हूं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो सोर्स इंफॉर्मेशन लेके आया वो कंप्रोमाइज था और उसने ये ट्रैप लेकर इनको इंफॉर्मेशन दी और अंदर ड्रा किया इनको, ताकि लीडरशिप आए और उसको एलिमिनेट किया जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है। इसको वहां के लोकल कमांडर्स को देखना चाहिए कि जिसने खबर लाई, इंफॉर्मेशन दी, वो कितना ऑथेंटिक था, क्या दूसरी पार्टी से मिला हुआ था। नंबर 2, इसमें ये देखना चाहिए एस्पेक्ट कि जो ट्रूप्स की जो कार्डन किया जाता है ट्रूप्स के द्वारा, फौज हो, JNK पुलिस हो, वो बिल्कुल सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए। तो उनकी मूवमेंट किस तरह से लीक हुई, उनका किस रूट से वो आ रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं, ये किसने इतला दी। मुझे लगता है कुछ टाइम से पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजी बदली है और टेररिस्ट को इन्फॉर्म किया है कि आप इस तरह से करिए। जिस तरह
आपने देखा कि ऑपरेशन ऑल आउट जो मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, आर्मी के उस वक्त कोर कमांडर हुआ करते थे जनरल सांधु। तो तब से टेररिस्टों के बहुत सारे रैंक्स एलिमिनेट हुए, हजारों की तादाद में, और बहुत सारे उनके हथियार भी चले गए। उसके बाद जब इनको किल्लत आने लगी तो इन्होंने 2.5-3 साल पहले टारगेटेड किलिंग शुरू की। उसके बाद अब वो भी, उस पर भी काबू पा लिया गया था। अब इनको मुझे लगता है चूंकि रैंक्स भी कम होते जा रहे थे, हथियारों की भी कमी हो रही थी, तो अब इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि कैजुअलिटीज अवॉइड करने के लिए बिल्ट अप एरिया, गांव या टाउन्स को अवॉइड किया जाए। तो मुझे लगता है वहां जब ये गिर जाते हैं तो मारे जाते हैं। तो ये गुरिल्ला वारफेयर टाइप का कि जंगल में, पहाड़ी इलाके में हाइडआउट्स बनाओ, बाहर आओ, अटैक करिए फोर्सेस पर, और वापस अपने आप को नुकसान फौज का या पुलिस का करके वापस अपने हाइडआउट्स में। तो मुझे लगता है ये कोई 3-4 चीजें जो हैं, इन पर गौर करना चाहिए पुलिस को और आर्मी को। कोकरनाग में हुए इस एनकाउंटर में जिन रणबांकुरों को हमने खोया, उनके परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं। उनका परिवार शोक संतप्त है। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। सेना की इसी पलटन में आतंकी बुरहान वानी समेत सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया। करीब 40 साल के कर्नल मनप्रीत हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले। वो अपने पीछे पत्नी जगमीत ग्रोवाल, एक बेटा, एक बेटी इनको छोड़ गए। अपनी 18 साल की सर्विस के दौरान उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर मोर्चा थामा। जो भी जिम्मेदारी मिली उसे पूरी बहादुरी के साथ अंजाम दिया। उनकी इसी बहादुरी के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित भी किया गया। कर्नल मनप्रीत के पिता जो हैं वो भी फौज में थे, और मनप्रीत भी पिता से प्रेरित होकर सेना में भर्ती हुए। उनके घर सांत्वना देने कई लोग आए। मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा कर्नल शहीद हो गया, हाय मेरा मनप्रीत कर्नल शहीद हो गया, मेरे दिल दा टुकड़ा शहीद हो गया। संडे नू मेरी गल होई थी 3 वजे दोपहर नू मेरी गल होई थी। कहता मैं सुत्ता पिया उठिया ए, तुसी भी आराम कर लो मम्मी। कोकरनाग में हुई मुठभेड़ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले मेजर आशीष धोचक हरियाणा के पानीपत के रहने वाले थे। उन्होंने भी सेना में अपनी सेवा के दौरान अभूतपूर्व बहादुरी का परिचय दिया। 10 साल की सर्विस में मेजर आशीष को अपनी बहादुरी के लिए सेना मेडल मिल चुका। आशीष 3 बहनों के इकलौते भाई थे। अगले महीने 13 अक्टूबर को आशीष को छुट्टियों में अपने घर लौटना था। उन्होंने नया घर लिया था और गृह प्रवेश के लिए छुट्टियों पर घर जाना था, मगर यह हो नहीं सका। मेजर आशीष अपने पीछे पत्नी ज्योति और 2.5 साल की बेटी को छोड़ गए। इस बहादुर अफसर की शहादत को याद करने और अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए लोग उनके घर भी पहुंचे। बस टेलीफोन से मिली थी भाई। हाँ जी, क्या कुछ बताया? पहले तो यही था कि भाई ऐसे ऐसे कोई ऑपरेशन है उसमें, बस बाकी फिर न्यूज़ के थ्रू, बाकी मेरा बेटा आर्मी में, उसने बताया फ़ोन करके। हाँ जी। तो परिवार में कौन कौन है सर इसके? बच्चे वगैरह, भाई बहन? अकेला लड़का है मेरे भाई का है, 3 बहनें हैं इसकी। एक इसकी लड़की है 2.5 साल की। मैं 19 RR को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सिख लाइट इन्फेंट्री की यूनिट है, और इससे पहले यहाँ 36 RR थी, जिसमें मैं एक बहुत सीनियर कंपनी कमांडर था, और मैं कोकरनाग में ही था जहां मेजर आशीष थे। और मेजर आशीष को जब पता लगा कि जनरल यश मोर भी यहाँ कंपनी कमांडर रहे हैं, वो मेरे टच में रहे हैं पिछले कई महीनों से। तो आप समझ सकते हो कोकरनाग के लोगों के साथ, कोकरनाग की पूरी, वहां पे मैंने 2-2.5 साल जो है ना, उन पहाड़ों के अंदर हमने 30-40 जो है उग्रवादियों को खत्म किया। इनफैक्ट हमने पूरी लश्कर, पूरी HM और पूरी हुजी की जितनी तंजीमें थी उनकी कमर तोड़ के रख दी थी उस टाइम पे। लेकिन अब जो है डायनेमिक्स चेंज हो गया, मिलिटेंसी की, इंसर्जेंसी की, टेररिज्म की,
और ये बहुत ही ब्रेव ऑफिसर है। दोनों ही ऑफिसर जो मैं अब इनको अच्छे जानता था, ये सेना मेडल से ऑलरेडी अवॉर्डेड थे और फ्रंट लाइन पे इनको 1 साल से ज्यादा हो गया था कंपनी कमांड करते हुए। और जो सीओ थे उनको भी तकरीबन 2 साल होने वाले थे। वो तो थी इन लोगों की जो है किस टाइप की पर्सनालिटी थे। ये 10 कदम किसी भी पिता के लिए उसकी जिंदगी का सबसे लंबा सफर होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस में आईजी रह चुके गुलाम हसन भट्ट आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हुए अपने बेटे डीएसपी हुमायूं भट्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए बढ़े तो वहां मौजूद हर आंख छलक उठी। उनका बेटा उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस में शामिल हुआ था। 1.5 साल पहले हुमायूं भट्ट की शादी हुई थी और बस 29 दिन पहले उनके बेटे का जन्म हुआ था। हुमायूं भट्ट ने महज 5 साल की सर्विस में कई चुनौती भरे ऑपरेशन अंजाम दिए। वो आतंकियों के सफाई के लिए बने स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में भी रहे। बुधवार को भी सेना के साथ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में वो पीछे नहीं रहे। गोली लगने के 6 घंटे बाद तक वो मौत से लड़ते रहे, लेकिन 33 साल के इस बहादुर अफसर को बचाया नहीं जा सका। कोकरनाग में चल रही इस मुठभेड़ में एक बार फिर दक्षिण कश्मीर, खास तौर से दक्षिण कश्मीर यानी कि साउथ कश्मीर, खास तौर से जो पीर पंजाल के फॉरेस्ट रेंज है उसकी ओर हर किसी का ध्यान आकर्षित किया है। कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर सख्ती के बाद आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर में अपनी वारदात दोबारा बढ़ाई। 2023 में आतंकवाद से जुड़ी करीब आधी घटनाएं पीर पंजाल के दक्षिण में पूंछ और राजौरी जिलों में हुई, जो सालों से काफी शांत थे। इसके बारे में बोला भी गया कि अब स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन ये देखिए, दरअसल ये पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है और आतंकवादी इसी का फायदा उठाते हैं। वो एक जगह आतंकवादी वारदात कर जंगलों का फायदा उठा करके दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां जाके छुप जाते हैं। यही नहीं, द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी अक्सर इस इलाके के गांव के लोगों को भी डरा धमकाकर उनके घरों में छुपते हैं। उनके मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सीमा पार फोन से संपर्क साधते हैं। पीर पंजाल इलाके के कुछ इलाकों में पाकिस्तान की मोबाइल फोन सेवाओं के सिग्नल भी मिलते हैं, जिसका आतंकवादी फायदा उठाते हैं। कोकरनाग एनकाउंटर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जो जम्मू कश्मीर में सेना की 15 कोर को कमांड कर चुके हैं। जनरल साहब, आपका स्वागत है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जब सेना और आतंकियों के बीच एक एनकाउंटर हो और सुरक्षा बलों को इतना नुकसान हो जाए। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? फौज में सामने जाकर और लीडरशिप देना अपने जवानों को एक नियम है। हम हिचकिचाते नहीं है इससे ना। हालांकि मैं नहीं कहता हूं कि ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप में, मिलिट्री टैक्टिक्स के अंदर आमतौर पे हर ओहदे का अपनी जवाबदारी बनी हुई होती है, नियुक्त की हुई होती है। एक यंगर ऑफिसर जो है वो सामने जाकर ऑपरेशन करता है, उसके सीनियर जो है वो पीछे से सुपरवाइज करता है। अगर बात जो है वो बात आगे बढ़ गई तो शायद सीनियर ऑफिसर आगे स्टेप इन करेगा ऑपरेशन को टेक ओवर करने के लिए। मगर हम देख रहे हैं कि हमारे आजकल काफी अरसे से, कारगिल से भी देखें अगर आप, तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर जो है, हमारे अधिकारी जो हैं, उनमें इतना जज्बा है, इतनी काबिलियत है, हिचकिचाते नहीं, डरते नहीं और सामने जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हैं और ऑपरेशन करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी चीज करते हुए, इस तरह के ऑपरेशन करते हुए वो खुद उनके ऊपर हानि पहुंच जाती है, चोट पहुंचती है। वो इस तरह से हुआ है इस ऑपरेशन। यहां कर तीनों अफसर शायद जो थे वो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इंटेलिजेंस उनको मिली हुई थी। इंटेलिजेंस जब होती है तो एक जेनरिक चीज होती है, मतलब स्पेसिफिक। आप नहीं कह सकते कि इस जगह पर जहां पर ये पेड़ है या जहां पर ये घास उग रही है, इस जगह पर टेररिस्ट बैठे हैं, वो कभी नहीं होगा।
आपको मिलता है एक ब्रॉड एक तजवीज तस्वीर मिलती है, उसमें आप देखते हैं और उसके अंदर आप तजवीज बनाते हैं ऑपरेशन करने की। कभी कभी वो तजवीज जो है वो चूक जाती है और गलती नहीं होती है। कहते हैं कि लड़ाई की जब तजवीज बनती है और जब लड़ाई छिड़ती है तो सबसे पहली जो कैजुअल्टी होती है वो तजवीज होती है, क्योंकि उसके बाद दोबारा तजवीज बनाना पड़ता है दिमाग में हर वक्त। इसकी वजह से कभी कभी जो है रिएक्शन जो है वो चूक जाता है और उसकी वजह से कभी कभी कैजुअल्टीज हो जाती है। जी लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन, आप जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल खुद भी रहे हैं। ये एनकाउंटर सीमा पर नहीं हुआ, सीमा से काफ़ी दूर हुआ है। ये कैसा इलाका है और आपको क्या लगता है यहाँ आतंकी इतने एक्टिव क्यों हैं? सवाल आपका बिल्कुल अच्छा सवाल है। ये बॉर्डर का इलाका नहीं है और अगर आप देखें पिछले 34 साल से 1989 से 2023 तक अगर देखें तो 34 साल में बॉर्डर पे इतने एक्शन नहीं हुए हैं, बॉर्डर पे इतनी कैजुअल्टी नहीं हुई है जितनी अंदरूनी हुई है। कश्मीर घाटी के अंदर हुई है और जम्मू क्षेत्र में खुद हुई है अंदर। ये अनंतनाग का इलाका है जो पीर पंजाल पहाड़ी के दामन में है और कश्मीर का दक्षिणी इलाका है। जब आप श्रीनगर से उधमपुर जा रहे हैं, श्रीनगर से जम्मू जा रहे हैं तो आपको पीर पंजाल को पार करना पड़ेगा। वो पीर पंजाल को आप पार करते हैं सुरंग के जरिए। वहां वो बनिहाल का सुरंग है, जवाहर टनल जिसको कहते हैं, उसके जरिए आप वहां से निकलते हैं। उसके बाएं तकरीबन 20 किलोमीटर दूर अगर आप देखें तो जैसे क्रो फ्लाई करता है तो ये इलाका कोकरनाग का इलाका है, वो वहां पर है, काफी अंदरूनी इलाकों के अंदर। ये जितनी दहशतगर्दी की जो कैंपेन चलाया है पाकिस्तान ने, जो प्रॉक्सी वॉर चलाई है, ये ज्यादातर इन इलाकों में चलाई है और बॉर्डर पे नहीं। बॉर्डर के ऊपर तो यह है कि फायरिंग हो जाती थी, आजकल सीजफायर वहां पर कायम है और किसी तरह के पेट्रोलिंग के क्लैशेस हो जाते थे। इन्फिल्ट्रेशन जब करते थे, घुसपैठी जब करते थे टेररिस्ट, तो उनके साथ मुठभेड़ हो जाती है, एनकाउंटर हो जाते हैं। मगर ज्यादातर ये कार्रवाई जो हिंसा की कार्रवाई है वो अंदरूनी इलाकों में हुई है। अब जब टेररिस्ट की नफरी इतनी कम हो गई है तो अब दोनों बॉर्डर पे भी और अंदर भी तकरीबन आप समझिए ये वाकये कम हो गए हैं। मगर पिछला वाकया बड़ा वाकया था जो रजौरी में हुआ था, जो पीर पंजाल के उस पार है, दक्षिण की तरफ है। वहां पर 5 हमारे जवान जो थे उन्होंने अपनी जानें खोई। उसके बाद 5 हमारे पैरा ट्रूपर थे स्पेशल फोर्सेस के, उनकी जानें गई। तो इस तरह की चीजें हुई हैं और अंदरूनी होती रहती हैं। जी लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन, आतंकवाद से तो निपटना ही होगा जैसे कि आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नुकसान ना हो इसके लिए क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए? जी हाँ, सबसे पहले तो कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉक्सी वॉर जो है वो खत्म। बहुत कोशिशें हो रही हैं, सरकार बहुत अच्छी कोशिशें कर रहा है, वहां पर डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला रहा है, बहुत नॉर्मलसी लाने की कोशिश में है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी शुरू हो जाएगा शायद, उम्मीद करते हैं कुछ महीनों के अंदर वो नॉर्मलसी आने की कोशिश हो रही है। मगर इसके बीच में दिमाग से हमें कभी ये नहीं हटाना चाहिए कि अभी भी वहां दहशतगर्दी है और इसलिए प्रिकॉशन हमको लेने चाहिए। आमतौर पर क्या होता है, जब टूरिज्म बढ़ जाता है, इकोनॉमी अच्छा करने लगती है, तो लोग नॉर्मलसी की बात करने लगते हैं। शाम को अब दुकानें खुली रहती हैं 10 बजे 11 बजे तक। हमें अपने आप को प्रिकॉशन करना चाहिए, जो खास तौर पे फौजों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, सीआरपीएफ को, पुलिस को, सबको वही अंदाज के साथ अपनी सिक्योरिटी बनाए रखनी चाहिए जैसे पहले थी। क्योंकि जैसे ही आप थोड़ी ढील देंगे, जैसे ही थोड़ी छूट देंगे, टेररिस्ट जो है उसका फायदा उठाएंगे। ये तो मेरी पहली सलाह है सिक्योरिटी फोर्सेस। दूसरा, ये जरूरी है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसको बढ़ाते रहें। अब जैसे आप देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें आपने भी शायद दिखाई होंगी अपने टेलीविजन पे, ड्रोन उड़ रहे हैं ऊपर। ऑपरेशन करने से पहले ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, हेलीकॉप्टर की रिकॉनेसेंस करना, सर्वेलेंस करना, इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना, ये निहायत जरूरी है। ऑपरेशंस कभी भी अंधाधुंध, अंधेपन से ऑपरेशन कभी नहीं करने चाहिए। उसमें जो है हानि हमी को मिलती है आमतौर पे।
और मेरी आखिरी सलाह तो ये होगी कि साथ साथ आप डेवलपमेंट की कार्रवाई इतनी कर रहे हैं, और भी कोशिश करें हम कि ये जो नेटवर्क बिछाए हुए हैं यहां पर पाकिस्तान ने बहुत सालों से, अलग अलग किस्म के नेटवर्क हैं यहां पर, ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क हैं, मीडिया के नेटवर्क हैं, नारकोटिक्स या ड्रग्स के नेटवर्क्स हैं, और खासतौर पे पैसे के फाइनेंशियल नेटवर्क। इन नेटवर्क्स की वजह से जो है ये टेररिस्ट, जो दहशतगर्दी का जो मूवमेंट और कैंपेन है, उसी से चलता है, उसी के ऊपर निर्भर होता है। जब ये नेटवर्क्स को आप हटा देंगे, इनको टारगेट कर देंगे, तो ये खुद पे खुद जो है ये इसको आप नकारा कर देते हैं, ये हट जाता है आपके सामने से, और तब आप नॉर्मलसी कह सकते हैं कि आपके पास आ गई है। जी, लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, बिल्कुल ना हो, क्योंकि उसका असर परिवारों पर होता है। आप ये सोचिए, आज पूरा देश बहुत दुखी है, इन रणबांकुरों को सलाम भी कर रहा है और उनकी कुर्बानी को याद भी रखेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोकरनाग में हुए एनकाउंटर में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धोचक को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर अब उनके घर भेजे जा रहे हैं, जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी मुजम्मिल भट्ट का कल ही सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो चुका है। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी पानीपत गए थे और मेजर आशीष धोचक के परिवारजनों से उन्होंने बात भी की। आइए सुनते हैं। हम इस वक्त पानीपत में हैं, शहीद मेजर आशीष के घर पर। दुख का माहौल है। हमारे साथ उनके जीजा जी हैं सुरेश, जो यहाँ पर सुबह से हैं, लोगों को ढांढस बंधा रहे हैं, मिल रहे हैं। बाकी तो परिवार स्थिति में नहीं है बात करने के लिए। सुरेश जी, बहुत मुश्किल होगा समझाना सबको, आपकी बहन को समझाना, उनकी पत्नी को समझाना, कितनी तकलीफ, मतलब बयान नहीं कर सकते। मैं उनको देख भी नहीं पा रहा, मैं उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं है मेरी, मैं उनको फेस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि मैं ही गुनहगार हूँ, कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है उनके सामने जाने से पहले कि कहीं मुझसे ना कोई गलती हो रही है, वैसा नजर नहीं मिला पा रहा। आपके जो आशीष हैं, आपके साले हुए रिश्ते में कैसे संबंध थे, कैसा स्वभाव था? बहुत हंसमुख था, बहुत मजाकिया हंसमुख था, सबसे मिलनसार। जब भी आता था छुट्टी तो गांव में भी जरूर जाता था अपने पुराने दोस्तों के पास। लास्ट आपकी बात कब हुई? उन्होंने अपने परिवार से आखिरी बार कब बात की थी? मुझसे तो लास्ट जो बात हुई थी करीब 1 महीने पहले हुई थी। उनको गैलेंट्री अवार्ड मिला, सिल्वर मेडल मिला था, तो खुश था बहुत। कह रहा था कि भाई देश के कुछ दुश्मन कम कर दिए, खुशी की बात है, गैलेंट्री अवार्ड मिला है। परसों फिर उनकी अपनी बहन से बात हुई थी। परसों उनसे बहन से बात हुई थी। हाँ, क्या बोल रहे थे वो? तो उनके फादर काफ़ी बीमार थे, 5-6 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई छुट्टी लेके आ जा, पापा बीमार है, एडमिट है, कोई संभालने वाला है, तो अकेला है तू है। तो बोला मैं अभी आ नहीं पाऊँगा, अभी यहाँ हमारे कुछ ऑपरेशन में जाना पड़ता है बार बार। और आइए अब बात करते हैं एक और खबर का। नू हिंसा के आरोपी और जुनैद नासिर हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर की, जिसे राजस्थान पुलिस ने 2 दिन पूछताछ के बाद आज कोर्ट में पेश किया, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इसके बाद मोनू मानेसर को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया। मोनू मानेसर को कड़ी सुरक्षा के बीच भरतपुर में सेवर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। मोनू मानेसर को 12 सितंबर को गुरुग्राम के एक मार्केट से गिरफ्तार किया गया था। मोनू मानेसर पर नूह में हुई हिंसा को भड़काने का आरोप तो है ही, लेकिन राजस्थान पुलिस ने उसे फरवरी में 2 चचेरे भाइयों जुनैद और नासिर की हत्या के सिलसिले में भी गिरफ्तार किया। जुनैद और नासिर की जली हुई लाश, जले हुए शव भिवानी में एक बोलेरो गाड़ी में बरामद हुए। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 दिन मोनू मानेसर से मथुरा गेट पुलिस थाने में पूछताछ की और यह पता करने की कोशिश की कि वो इस बीच कहां रहा।
नासिर जुनैद हत्या प्रकरण में मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव, जिसको राजस्थान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, आज सुरक्षा कारणों को मद्देनज़र रखते हुए ज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट में पेशी उसकी हुई थी। माननीय न्यायालय द्वारा उसको 15 दिवस न्यायिक हिरासत में भेजा गया है सेवर जेल में। मोनू मानेसर, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने जुनैद और नासिर की हत्या की और उनके शवों को जलाने में भी उसका योगदान था। इस पूरे मामले में राजस्थान पुलिस के पास 2 दिन कस्टडी थी मोनू मानेसर की। आज बहुत पुलिस की तैनाती में, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां पर राजस्थान की भरतपुर कोर्ट ने मोनू मानेसर को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। न्यायिक हिरासत में भेजने का मतलब है कि अब मोनू मानेसर जेल चला जाएगा, पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर सकती और आगे वो बेल भी अप्लाई कर सकता है। अब ये अधिकार जो है मोनू मानेसर के पास आ गया है। तो पहले हरियाणा में जो केस था नू हिंसा में, जो आईटी एक्ट की धारा थी, उसमें भी वो बेल मांग सकता है और जुनैद नासिर के हत्याकांड मामले में भी वो बेल मांग सकता है। कुछ पूछताछ में कुछ अहम जानकारियाँ मिली हैं जिसकी हम तस्दीक कर पा रहे हैं। मोनू मानेसर जब 7 महीने तक फरार था तो ये भी पता चला है कि वो इस बीच थाईलैंड भी गया, वहाँ पर काफ़ी वक्त रहा। उसके बाद वो नेपाल भी जाने की उसकी बात निकल करके सामने आई है। पूछताछ में जो फ़ोन रिकवर किया गया मोनू मानेसर का, उसमें तमाम कुछ उसके चैट सामने आए हैं। वो लॉरेंस बिश्नोई, जो कि पंजाब की एक जेल में बंद है, बड़ा गैंगस्टर है, उसके भाई से बातचीत कर रहा था और वो उसके भाई से कह रहा था कि उसे भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल होना है। इसके अलावा जो जुनैद नासिर थे, इन पर नज़रें पहले से ही थीं। इन्होंने जो इसका जो जिसने सबसे पहले किडनैप किया रिंकू सैनी ने, उसके बयान और मोनू मानेसर ने भी पूछताछ में ऐसे कुछ बात निकल करके सामने आई है कि इन्होंने कुछ लोगों की कुछ जो गौ तस्करी करने का जिन पर शक था, उसमें जुनैद और नासिर का नाम भी था और इन्होंने प्लानिंग की थी कि इनको पकड़ना है। और जब इन्होंने पकड़ा उस दिन, तो उनके पास से गौवंश यानी जो काऊ कार केसेस थे वो रिकवर नहीं हुए, गौवंश नहीं मिला, तो उन्होंने उनकी पिटाई करी और फिर पिटाई करके फिरोजपुर जीरका थाने ले गए और वहाँ पर पिटाई से जुनैद की मौत हुई। बाद में मोनू मानेसर ने कोऑर्डिनेट करवाया, बाकी साथियों से एक टीम दूसरी भिवानी से आई, उन्होंने नासिर को मारा, फिर जुनैद नासिर को भिवानी ले जाके गाड़ी में बंद करके पेट्रोल से जला दिया। तो मोनू मानेसर अब जेल में है, वो बेल अप्लाई कर सकता है। उधर उसके समर्थन में जो तमाम ज़िलों के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो झज्जर के हों चाहे वो रोहतक के, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। खट्टर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। फिलहाल अब देखते हैं कि जब बेल मांगेगा मोनू मानेसर तो कोर्ट मोनू मानेसर को बेल देता है या नहीं। और अब बात करते हैं एक और खतरे की, जो सुदूर दक्षिण के राज्य केरल से सिर उठा रहा है। हम बात कर रहे हैं नीपा वायरस के संक्रमण की, जिसके मामले एक बार फिर केरल में सामने आ रहे हैं। नीपा वायरस संक्रमण के 5 मामले अब तक केरल के कोझिकोड से सामने आ चुके हैं। इनमें से 2 मरीजों की मौत बीते 2 हफ्ते में हो चुकी है। कोझिकोड जिले के 9 पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और करीब 800 लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है। आपको ये बता दें कि ये कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब इसमें अगर आपको हो गया तो मौत होने का चांस कोविड से कहीं ज्यादा है। ये वो लोग हैं जिनको कंटेन किया गया है, ये वो लोग हैं जो नीपा से संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए हैं, तो उनको भी जरा साइड किया गया। 77 लोगों को हाई रिस्क कैटेगरी में क्वारंटीन किया गया है और 17 लोगों को डॉक्टरों की निगरानी में अस्पतालों में आइसोलेशन में रखा गया है। संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों के 50 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। कोझिकोड में शिक्षण संस्थान शुक्रवार तक बंद हैं। केरल सीमा से लगे तमिलनाडु, कर्नाटक के इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालात को देखते हुए केरल सरकार ने नीपा को रोकथाम के लिए तैयारियों को तेज कर दिया है। केरल में राज्य स्तर पर एक कंट्रोल रूम खोला गया है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। वहां से डॉक्टरों की एक टीम, इसके अलावा आईसीएमआर पुणे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमें भी केरल सरकार की मदद के लिए पहुंच गई हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने हालात की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की और कोझिकोड जिले में अगले 10 दिन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के आदेश दिए गए हैं।
सामाजिक दूरी बना करके रखें। सब याद आ रहा है आपको कोविड के दिनों की बात। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक संक्रमण के स्रोत का पता करने की कोशिश चल रही है। सोर्स क्या है उसकी पता करने की कोशिश जारी है। नीपा वायरस जो फ्रूट बैट्स होती हैं यानी कि चमगादड़ों से निकलती है, उनसे पाया जाता है। उनके खून, लार या पेशाब से यह फैलता है और उनकी लार से ये आगे बढ़ता है और ये चमगादड़ों से जानवरों जैसे कि सुअरों तक फैलता है, जिसे चमगादड़ काट दें या चमगादड़ों द्वारा खाए हुए फलों जैसे कि खजूर में वहां मिल जाता है। जहां चमगादड़ की लार या पेशाब गिरे तो ये फलों में भी आ जाता है। ऐसे फल खाने वाले इंसान को नीपा का संक्रमण हो सकता है और फिर यह संक्रमण इंसान से इंसान में भी फैलता है। हालांकि यह संक्रमण कोरोना की तरह तेजी से नहीं होता है। जैसे कोरोना में क्या होता था कि आप पास आए, छुए हुए को छू दिया, उस तरीके से बहुत ही तेजी से वो फैलता था। ये उतनी तेजी से नहीं फैलता, लेकिन फिर भी वायरस है, खतरा है। संक्रमित सदस्य से परिवार के दूसरे सदस्यों में ये फैल सकता है। 2 से 3 दिन में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। शुरुआती लक्षण बुखार और सिर दर्द के तौर पर सामने आते हैं, जैसे कि कोरोना में भी आते थे। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में यह देखा गया है कि नीपा वायरस के मामले जो फेटेलिटी रेट है यानी कि मृत्यु दर 40% से 70% है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक है, कोविड से भी ज्यादा खतरनाक अगर हो जाए तो। केरल में नीपा संक्रमण ने जिन 2 लोगों की उसकी वजह से जिनकी मौत हुई, उनके गांवों से चमगादड़ों द्वारा खाए गए ऐसे फलों को जमा किया गया, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। नीपा वायरस संक्रमण के सिलसिले में आज सुबह हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं आपको निपा वायरस के केयर के बारे में ये एश्योर करना चाहूँगा कि कोविड क्राइसिस ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमने उसमें से सीखा। हमारी क्या वीकनेस है उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया और सर्वेलेंस सिस्टम को रोबस्ट किया। आज लास्ट माइल पर एक गांव में कौन सा डिसीज चल रहा है उसका चैनल सर्वेलेंस करके तुरंत ही रिपोर्ट हमारे कमांड सेंटर में आती है। जैसा कोझिकोड में केरला में नीपा वायरस का केस दिखाई दिया, तुरंत ही हमारी नोटिस में आया कि वहाँ नीपा वायरस का केस दिखाई दिया है। तुरंत ही हमारे यहाँ से टीम चली गई, तुरंत ही उसकी SOP है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तुरंत ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने साथ में मिलकर क्या क्या प्रिकॉशन लेना है तुरंत ही लिया गया। आप देखेंगे वो आने वाले 4-5-6 दिनों में ये कोई नया केस ना आए, उसके लिए जो भी करना है वो उसकी SOP को हम इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, अब आज बुलेट चलाई। बुलेट मतलब रॉयल एनफील्ड बुलेट जो बाइक होती है। बुलेट तो बहुत सालों से है। नया ये हुआ है कि नया मॉडल आ जाए, तो नया मॉडल जो है वो बुलेट है या भूल है? आइए जरा आपको उसका विश्लेषण देखें। कुछ गाड़ियां और बाइक ऐसी होती हैं जो शौक के तौर पर लोग अपने पास रखना पसंद करते हैं। रॉयल एनफील्ड भी एक ऐसा ही नाम है। अब ये नई जो है बुलेट 350 दोबारा से लॉन्च की गई है, तो इस पर थोड़ा बात करते हैं संकेत सर। हाँ, और प्रखर भी है। प्रखर भी हमारे साथ है। मैं वैसे थोड़ा सा स्पोर्ट्स बाइक लवर हूँ, लेकिन ये नई बुलेट मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही। कैसी है तो ये तो अब चला के पता चलेगा। सर आप बताइए। मैं एक बार चला के देख लूं और मैं अपना विश्लेषण चलाने के बाद दूंगा। क्यों? ठीक है, आप एक राउंड लगा के आइए। अनुभव आपका शुरुआत में। पता नहीं क्यों तुमको ये पसंद आ रही है, ठीक है ना। मुझे नहीं मालूम कि प्रखर को क्या दिखा और ताबिश तुमको क्या दिखा। ये जो मैं चला रहा हूँ ये बुलेट तो नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, यार बुलेट में किक ही नहीं है। इधर आइए जरा, पवन जी दिखाइए, ये कैसी बुलेट है जिसमें किक ही नहीं है। इससे पहले की जो बुलेट थी उनमें ये स्टार्ट भी था और किक स्टार्ट भी था। वो किक भी तो एक टास्क हुआ करता था, उसको स्टार्ट करना का तो मजा था। दिखती तो वैसे ही है। कहाँ दिखती है?
ये जैसी पुरानी पुरानी वाली बुलेट ना सवाल ही पैदा नहीं होता। बदल सिर्फ गई। इसलिए कि आपने ये बुलेट वाला वो बना दिया और बुलेट 350 लिख दिया, उससे थोड़ी बुलेट हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये क्लासिक 350 जितना थोड़ा थोड़ा उसका लुक रिजेंबल करता एक है। और चीज आपको बताऊं, पवन बाबू इधर आओ, ये दिखाओ, ये जो आपका वो है साइलेंसर, ठीक है, इसमें मैट फिनिश दे दी। बताओ बुलेट की जो साइलेंसर था उसकी वो जो क्रोम वाली फिनिश थी ना, उसके मजे ही अलग थे। नहीं, मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि उसके जो लोअर वेरिएंट्स हैं इस वाली बुलेट के, उसमें आपको क्रोम फिनिश मिलती है। ये टॉप मॉडल स्पेसिफिक है। ये कोई भी नॉर्मल बाइक जैसी आवाज हो गई इसकी। हाँ, थोड़ा सा रेफ करके इसमें देखते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये जो आवाज़ है थोड़ी ना, हल्की हो गई। ये आवाज हल्की हो गई, मतलब बुलेट की पहचान दुग 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 आपने वही खत्म कर दी। मतलब बड़ी E20 मुश्किल से मुझे तारीफ करनी पड़ रही है। ये यहाँ दिखाइए, E20 यानी कि इथेनॉल ब्लेंड जो पेट्रोल होता है ना 20% तक जिसमें इथेनॉल हो, वो इसमें चल जाएगा। लेकिन उसके अलावा तुम लोग चलाओ भैया, तुम हो युवा लोग, देश की धड़कन। पर आपको नहीं ऐसा लगता कि समय के साथ चीज़ों में बदलाव होना चाहिए? और थोड़ा सा आजकल हर गाड़ी में रिफाइनमेंट की बात होती है कि गाड़ी में वो झटके नहीं हो रहे। इसमें बुलेट वाली बात ही महसूस तो नहीं आप ये कह रहे हैं कि अगर इस गाड़ी का नाम बुलेट नहीं होता तो सब अच्छा होता? बिल्कुल, इसका नाम आप रॉयल एनफील्ड न्यू या रॉयल एनफील्ड प्रखर या रॉयल एनफील्ड ताबिश रख दो। बुलेट का गाना याद है आप लोगों को? वो जो पुराना वाला, ये बुलेट मेरी जान मंजिलों का निशान। चलिए, थैंक यू। तो ये देखिए होता है, अगर आप कोई आइकॉनिक का अगर नाम है, जैसे कि ये बुलेट है 350, इसके बारे में कहा जाता है 1932 में इसको पहले लॉन्च किया गया था और तब से ये जो नाम है ये चला आ रहा है। तो बदलाव कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है। अब ये बुलेट 350 का नया मॉडल है, ये कुछ लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन जैसे कि संकेत जिन्हें उस पुरानी बुलेट की आदत है, शायद उनको ये ना भी पसंद आए।